वन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस टू अकाउंटेंसी में हमारा इशू ऑफ शेयर चल रहा है और हमने इससे पहले कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ा, उनका ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम उसका एक एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और हमारा जो आज का लेक्चर है वो रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर तक, वहाँ तक चलेंगे। करें स्टार्ट। एक उदाहरण बना रखा है, ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार एज अंडर। ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10 रुपए का एक है पार पे इशू किए। पार मतलब 10 का 10 में, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 हो गए 10। पता है ये क्या है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फर्स्ट कॉल। जो ये फर्स्ट कॉल मांगी इससे 3 महीने बाद मांगी है, यानी 3 महीने का गैप। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। जो एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट में मांगना था ये रकम और ये रकम सबने दे दी। सबने, सबका मतलब 10,000 के 10,000 ने दे दिया। 30 मांगा, 10,000 3 30,000 30 दे दिया। 20 मांगा, 20 दे दिया। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी इन टाइम। एक व्यक्ति जिसके पास 1000 शेयर थे वो नहीं दे पाया 1000 शेयर्स। फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया एक व्यक्ति ने 1000 शेयर्स। वाइल जबकि अनदर शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स, जिसके पास 1500 शेयर हैं, पेड द फाइनल कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। एक और व्यक्ति जिसके पास ऑन 1500 शेयर्स, 1500 शेयर पे जब हमने ये मांगा कि भाई साहब आप 3-3 दे दो, उसने कहा सर 3-3 तो दे ही रहा हूं, ये आगे के पैसे भी मैं अभी एडवांस दे रहा हूं। तो दो तरह के लोग हो गए, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे ही नहीं दे पा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो दे नहीं आगे के भी दे रहा है। अच्छा जी, ऑल द फाइनल कॉल वाज मेड। इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल भी मांगी गई, ये वाली। अब जब ये मांगेंगे तो ये व्यक्ति तो नहीं देगा क्योंकि पहले दे चुका, और ये व्यक्ति पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन लिख रहा है फाइनल कॉल वाज मेड, ऑल दी शेयर होल्डर्स पेड इन फुल। और ऑल दी शेयर होल्डर्स, सभी शेयर होल्डर ने पेड इन फुल, पूरा भुगतान कर दिया। पूरा भुगतान कर दिया मतलब ये सब दे दिया, यानी ये पैसे सबने दिए। देखिए, फर्स्ट कॉल एरियर, जो पहली कॉल का बकाया था, ऑन 1000 शेयर्स अलोंग विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित, देयर ऑन, उनके ऊपर जो ब्याज सहित है, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के टाइम पे मिल गया। यानी जब फाइनल कॉल मांगी तो इस बंदे ने ये पैसा भी दे दिया, ये तो दिया ही दिया, पिछला भी दे दिया। सर वो पीछे रह गया था जी, थोड़ा उस टाइम दिक्कत थी, पैसा नहीं आया था, लॉकडाउन था, ये ले लीजिए। और साथ के साथ कहता है ब्याज भी दे दिया। तो ब्याज जो ये रकम है लास्ट वाली, इस पे तो थोड़ा देगा, ये तो टाइम पे दे रहा है, पर ये डिले कर दिया था उसने, ये लेट किया था, इस पे ब्याज देगा। और वो भी देखिए 1000 शेयर पे 3 के हिसाब से 3000 रुपए, तो 3000 रुपए का ब्याज देगा 3 महीने का। अब ब्याज का रेट क्या है? यहां लिखा है द कंपनी पेड एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी ने पेड एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने अगर किसी का एडवांस था तो उसको ब्याज दे दिया, और अगर किसी का बकाया था तो उससे ले लिया। टू अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 टेबल एफ, जो शेड्यूल 1 और टेबल एफ है उसके अनुसार लिया है, और कंपनीज एक्ट 2013 उसके अनुसार। तो मेक एंट्रीज रिलेटिंग टू कॉल्स एंड इंटरेस्ट। तो कॉल्स और इंटरेस्ट से संबंधित एंट्री करें, यानी पहली 4 एंट्री या 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की नहीं कह रहा है, तो हम नहीं कर रहे, पर सिंपल है। पहली एंट्री 10 गुना 3 30,000 रुपये आएगा, 30 ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। फिर 10 दूनी 20 ड्यू करेंगे और 20,000 रुपये आ जाएगा अलॉटमेंट का। अब हम 4 एंट्री के बाद 5वीं एंट्री से स्टार्ट करें तो ये मेरी 5th एंट्री हो जाएगी। किस बात की? फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। तो 10 या 30,000 रुपये ड्यू हो जाएंगे। ये लो 30,000 ड्यू होगा। अब बाद में जब 6 एंट्री में पैसे आएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक घमासान हो रहा है, एक व्यक्ति नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति दे रहा है। पहले देखिए, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, पहली कॉल पे कितना रुपया ड्यू है? 30,000। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, पहली कॉल पे 30,000 रुपये ड्यू है। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने 30,000 भी ना दिए हों, मतलब किसी ने पैसे ना दिए हो, 30 तो नहीं, जितना भी था, हाँ है ना, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 1000 शेयर्स पे नहीं दिए। तो हमारी एंट्री क्या होगी? अमाउंट नॉट रिसीव्ड received on 1000 shares at the rate of 3 each। तो 3,000 रुपये नहीं आएंगे, 27,000 आएंगे। एक बार मैं इसको बाद में करूंगा, पहले समझाने के लिए इसको छोड़ दो। 30,000 में से 3,000 नहीं आएंगे तो आपका बैंक में 27,000 आएगा और फर्स्ट कॉल भी 27,000। दो तरीके से एंट्री बताई थी, या तो फर्स्ट कॉल पूरी 30,000 लिखो, तो 3,000 आपको कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा डेबिट में, और दूसरा तरीका है कि लिखो ही मत, पर दिमाग में रखना कि हमारा कॉल्स इन एरियर 3,000 है। मैं यहाँ कहीं नोट कर रख लेता हूँ, मेरा कॉल्स इन एरियर 3,000 रुपये। ठीक, अच्छा, अब देखिए, प्लस अमाउंट received is received as advance, as calls in advance। क्या कोई ऐसा बंदा है कॉल ऑन 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने एडवांस दिया? हाँ दिया ना इसने। तो ये क्या 1500 गुना 3 15 दिया, 4500 दिया? नहीं भाई, ये तो टाइम पर दे रहा है, ये कोई एडवांस थोड़ा, ये वाला एडवांस होगा। कोई बता सकता है इसने कितने रुपए भेजे होंगे? इसने भेजे होंगे 3 और 2 5, 15 पंजे 7500 रुपए, 7500 रुपीज भेजा होगा, क्योंकि 4500 रुपए तो उसके यही कट जाएंगे और 1500 दुनी 3,000 रुपए उसके आगे के। तो बेटा एडवांस इसी को कहेंगे। तो ऑन 1500 एट द रेट ऑफ 2 ईच बोलूंगा मैं कि 3,000 रुपए एडवांस आएगा। तो मेरे पास बैंक में टोटल रिसीव्ड ऑन बैंक, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट ड्यू ऑन दिस 30,000 थी, 27 बैठी क्योंकि 3 नहीं दे रहा और दूसरा बंदा 3 दे रहा है। चलो इत्तेफाक से 30 ही पूरा हो गया, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, हम बैंक में 27 नहीं लिखेंगे, हम बैंक में लिखेंगे 30,000। कैसे? 30 में से 3 कम आए तो 27 आए, लेकिन 27 में फिर एक व्यक्ति ने एडवांस दे दिया 1500 गुना 2 3, तो 3,000 30 हो गया। तो जो 3,000 एडवांस का उसको लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 3,000। तो यहां पर जब मैं कॉल्स इन एरियर था, यहां पे मैं कॉल्स इन एडवांस भी लिख लेता हूं, याद रह जाएगा मुझे, एडवांस 3,000। ठीक है बेटा, ओके, ये था, इसको मिटा दो क्योंकि ये लिखा हुआ है और थोड़ा हमारे एंट्री करने की जगह बच जाएगी, काम आ जाएगी। आप नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको,
उसके बाद मिटा देता हूँ, ठीक है। पॉज करके एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा, ये जो किया था मैंने, ये वर्किंग नोट था, इसको आप नीचे वर्किंग नोट करते हैं और फिर यहाँ पर सिर पर ऐसे एक लगा देना, वहां लिख देना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे जो पैसा है। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट जो बना, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू ऑन। अब फाइनल कॉल कितने शेयर्स पर मांगेंगे? ऐसा है बच्चे, इस बंदे से भी मांगेंगे क्योंकि हमने इसको कोई सजा थोड़ा दे दी, इसके शेयर को जब्त थोड़ा कर लिया, इसलिए हम इससे मांगेंगे कि आप भी दो, आप भी दो, ठीक है। तो एक बार तो हम पूरे 10,000 शेयर्स पे मांगेंगे, तो ऑन ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच, तो 10 दूनी 20,000 रुपये, यहां हो जाएगा 20,000, ठीक, 20,000 रुपये। अब पॉइंट नंबर 8, जब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फिर वही बात, अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल कितनी थी? 20,000। अब ये देखिए, कोई ऐसा बंदा है जो पैसे नहीं दे रहा? नहीं, तो पूरे 20,000 होंगे फर्स्ट कॉल के। तो फर्स्ट कॉल में कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं दे रहा, नहीं ऐसा तो नहीं है नहीं दे रहा, तो फर्स्ट कॉल के तो 20,000 ड्यू होंगे। बैंक में क्या 20 आएंगे? नहीं, बैंक में एक तो आएगा आपका जो है एडवांस वाला कम होगा, लेस कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल्स इन एडवांस था कितना था? 3,000 रुपये। 3 तो नहीं आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? जिस बंदे ने पहले ही दे दे वो क्यों देगा? तो 20 में से 3 कम आएगा तो 17,000 आएगा, ठीक। लेकिन 17 ही नहीं आ रहा, इस बंदे के कॉल्स इन एरियर बकाया थे, ये भी दे रहा है, प्लस एड रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, तो 3,000 रुपये इसके आ जाएंगे, तो इसलिए 20 ही बन गया। वो कुदरती बन गया, अगर ये 3 अलग होता, 2 अलग होता तो ठीक है फर्क आ जाता, 3 माइनस होता, 2 प्लस होता, तो 20 हो गया। तो यानी बैंक में मेरे 20 हुए हैं, ठीक। अब 20 हो गए। एक तो देखिए, जो कॉल्स इन एडवांस था वो पहले क्या था? क्रेडिट। तो कॉल्स इन एडवांस को आपको करना पड़ेगा यहां पर डेबिट, तभी तो खत्म होगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3,000, ये कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था, ये डेबिट होके खत्म हो गया, काम खत्म। और दूसरी बात, जो कॉल्स इन एरियर पीछे बकाया था वो कॉल्स इन एरियर का आएगा, तो क्योंकि मैंने पीछे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोला, फर्स्ट कॉल को ही मैंने कम लिख दिया था, यहाँ पे फर्स्ट कॉल 27 कम कर दिया था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पर उसका? 3,000 रुपये। तो देखिए 23,000 डेबिट। अगर मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर खाता लिखा होता तो मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खत्म कर देता। भाई अगर कोई खाता खोल रखा है यार, उसका हिसाब किताब पूरा होगा तो कर दो, लेकिन मैंने फर्स्ट कॉल ही कम लिखा था तो मैंने फर्स्ट कॉल कर दिया। ये देखिए फर्स्ट कॉल जो क्रेडिट यहाँ पे थी और क्रेडिट यहाँ पर है,
यानी फर्स्ट कॉल क्रेडिट 27 और फर्स्ट कॉल क्रेडिट 3 तो हो गए ना टोटल 30। ठीक है बेटे, ऐसे करके हो। मिटा दो इसको अब नीचे वाले को, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है बेटे, ओके चलिए। अब कहता है क्वेश्चन, इंटरेस्ट का मामला है, एक से मुझे ब्याज मिलना है, एक को मुझे ब्याज देना है। पहले ब्याज ले लें बकाये पे। जब बकाये पे ब्याज लेंगे तो हमारे लिए ब्याज फायदा है या नुकसान है, इनकम है या एक्सपेंसेस है। जब ब्याज मिलेगा तो हमारे लिए इनकम हुआ, तो इंटरेस्ट को करेंगे हम क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और डेबिट में लिखेंगे सन्ड्री मेंबर्स, इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, या सन्ड्री लिख दो, एस लिख दीजिए, सन्ड्री मेंबर्स। कितना ब्याज, इससे पैसे कितने लेट आए हैं, मतलब अमाउंट कितनी थी, 3000 रुपये। ओके, और 3000 पर क्या रेट से लेंगे, अब ये दिक्कत आ गई बेटा। एक याद रखना, कंपनी एक्ट कहता है यदि ब्याज लेना है तो थोड़ा कम लेना है, और देना है तो थोड़ा ज्यादा देना है। हाँ, पुराना कंपनी एक्ट भी ऐसी था, उसमें लेते थे 5% और देते थे 6%, और अब इसको दुगना कर दिया गया है। जो 5 था वो 10 हो गया, लेते हैं 10% पर एनम और देते हैं 6 का दुगना 12% पर एनम। तो पुराने एक्ट से दुगना कर दिया गया है। और याद कैसे रखोगे, लेना कम है ब्याज, देना ज्यादा है ब्याज। यानी कॉल्स इन एरियर पे लेना है 10% और कॉल्स इन एडवांस पे देना है ज्यादा। तो देखिए बेटा, 3000 पर किस रेट से, 10% से, क्योंकि लेना तो कम रेट से। और कितने महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है, 3 मंथ्स का, तो 3/12। अब ये 1 जीरो इससे कट जाएगी, 1 जीरो इससे कट जाएगी, और 3 एकम 3, 3 चौके 4, 7 28 और 2 4 बजे 20, 75 रुपये, 75 रुपये ब्याज लीजिए। तो 75 रुपये इंटरेस्ट हो गया, ड्यू हो गया। अब 10वीं एंट्री में, अभी तो मैंने ब्याज ड्यू करा है, अब मैं ब्याज उन्हें पे कर दूंगा। करे पे, तो पे करेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा टू बैंक, नहीं रिसीव आएगा, सॉरी पे नहीं करना, रिसीव होना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर मिलना है। तो पैसा आएगा तो बैंक डेबिट, और ये हो जाएगा टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। ये 75 रुपये आ जाएंगे, सन्ड्री मेंबर से सन्ड्री मेंबर कट गया। अगर देखा जाए तो बैंक आया है और इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट का आया। ठीक, अब मैं 11th एंट्री कर रहा हूं। 11th एंट्री में हमने उनको ब्याज देना है, तो देना कैसे है। हमारे लिए ब्याज फायदा या नुकसान, क्योंकि हम ब्याज देंगे इसलिए हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है। तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सन्ड्री मेंबर्स विविध इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस। कितना इंटरेस्ट होगा, देखिए कितने रुपए हमने उनके एडवांस पे ले रखे थे, 3000।
ऑन 3000 रुपीज क्या रेट होगा? 10%। नहीं भाई नहीं, जब यहाँ 10 था मैंने कहा था लेना कम है देना ज्यादा है, तो यहाँ पर होगा 12%, 1200 इंटू कितने महीने का? 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने। एक जीरो इससे कट जाएगी, एक जीरो इससे कट जाएगी, 12 से 12 कट जाएगा, और ये होगा 30 या 90 रुपीज। तो हम यहाँ पर 90 रुपये ब्याज के ड्यू कर देंगे उनको देने के लिए, और उसके बाद अगली एंट्री में ब्याज दे देंगे तो सन्ड्री मेंबर्स डेबिट हो जाएगा टू बैंक। कितना बचे? 90 रुपये पे कर देंगे। ठीक, ये देखिए सन्ड्री से सन्ड्री आपस में कट गया, तो क्या हुआ? इंटरेस्ट डेबिट हो गया। अब क्वेश्चन के लास्ट में 12th और अभी 13th एंट्री होगी। जो ब्याज हमें मिला था इसको इनकम मानते हुए खत्म समाप्त करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट में। तो इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको कर देंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 75 रुपये। किस में डालेंगे? टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा लिख देना आगे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा, ये 75। अच्छा जी, अब उसके बाद 14th एंट्री। ये देखिए ये जो ब्याज है ये तो कट गया ना सन्ड्री मेंबर्स तो, लेकिन ये इंटरेस्ट तो रह रहा है ना, तो इंटरेस्ट को शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर दो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 90 रुपये, और डेबिट हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 90। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है यहाँ से इंटरेस्ट यहाँ खत्म हो गया, आपस में कट गया, तो प्रॉफिट बच गया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वो करेंगे। अब बच्चों हम ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति को जानेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? हमने पहले अंडर सब्सक्रिप्शन कर लिया है, जितनी एप्लीकेशन मांगी थी उससे कम एप्लीकेशन आ गई। अगर कम आती है तो हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन को ध्यान रखना है, लक्ष्मण रेखा को ध्यान रखना है, जिसमें मैंने बताया था कि आजकल 90% कर दिया गया कि मिनिमम 90% है, जितना इशू करे उसका 90। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मांगे हमने 50,000, एप्लीकेशन आ जाए 1,00,000, 60,000, 80,000, यानी 50 से ऊपर ऊपर आ जाए, तो क्या करेंगे? तो एक तो व्यक्ति कहता है जी मौका पड़ा है, 50 इशू करो और 1,00,000 एप्लीकेशन आ जाओ तो 1 ही लाख को शेयर दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जितने आपने इशू किए हैं, जितना आपने कहा है लोगों को खरीदने को, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ भी जाए तो भी आप उन्हें उससे ज़्यादा शेयर नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे? देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, ऐसे करके टोटल 10 मांगे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम ये मानते हैं यहाँ पे जैसे इशूड हमने 50,000 शेयर किए, 50,000 शेयर, और एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 1,00,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 1,00,000 शेयर्स की आ गई। हमने इशू 50,000 शेयर किए लेकिन लोगों ने 1,00,000 के लिए अप्लाई कर दिया। अब हमें तो बाद में पता चलेगा क्योंकि सब लोग बैंक में पैसा जमा कराएंगे। हो गया जी,
हमने सोचा था 50,000 गुना 3 1.5 लाख आएगा, यहाँ तो 1 लाख गुना 3 3 लाख आ गया। तो क्या करें? इस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें ध्यान से सुनिए, जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो पहली बात 50,000 से ज्यादा जितने इशू के थे उससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकते। तो फिर क्या करें? उनका जो फालतू पैसा आया है, या तो वो पैसा अलॉटमेंट तक तो रख सकते हैं, अलॉटमेंट से ज्यादा अगर फालतू पैसा है जिसे कॉल्स के लिए कहें तो वो पैसा नहीं रख सकते, वो पैसा उनका वापस लौटा जाएगा। अब ये उनको देते कैसे हैं? देखिए बच्चे, ऐसी कंडीशन में जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए तो प्रो राटा अलॉटमेंट यूज होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट, आनुपातिक आवंटन कहते हैं इसको, आनुपातिक आवंटन, आवंटन कहते हैं। ये क्या होता है? प्रो राटा अलॉटमेंट होता है बेटे, आप अनुपात में दे दो। जैसे 4 शेयर है, 4 वाले को 3 दे दो, 2 दे दो, जितना अनुपात बनता है, यानी उस अनुपात में, ताकि सबको उस हिसाब से दिया जाए। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जितने भी एप्लीकेशन आई हैं सबको दे दें? नहीं, यहां पर कंपनी के डायरेक्टर्स के पास एक अधिकार है कि वो कैटेगरी बना सकते हैं। क्या कैटेगरी? कुछ ऐसे लोग यानी जिन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाइड, उन्हें हम अलॉट करें, अलॉटेड अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स। कुछ लोगों को आप फुल दे दो, दे सकते। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी ना दो। ऐसा क्यों किया भाई? ऐसा इसलिए है कि कंपनी अपने संस्था की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार किसी को शेयर नहीं देती। हो सकता है कि कोई हमारा कंपटीटर ही हमारे शेयर खरीदना चाहता हो और बाद में हमारी कंपनी का होल्ड अपने पास कर ले, इसलिए हो सकता है हम ना दें उसे शेयर्स। तो ये तो कोई भी मैटर हो सकता है, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स को अधिकार है वो किसी को शेयर दें, किसी को शेयर ना दें, अनुपातिक में दे या उनको फुल दे। ठीक है, तो ये किसके हाथ में अधिकार है? डायरेक्टर्स के पास। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, मान लेता हूं मैं टोटल कितना बनना है एप्लीकेशंस, 1 लाख शेयर्स, और तुम अलॉट तो 50 से ज्यादा कर ही नहीं सकते। ये तो देखिए कंडीशन क्लियर है कि 50 से ज्यादा दे ही नहीं सकते। मान लेता हूं मैं कि 30,000 शेयर होल्डर्स को आपने फुल दे दिया। फुल का मतलब 30,000 ही शेयर दे दिए। वीआईपीज है, दीज आर द वीआईपीज। ये हमारे जानकार हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं उनको दे सकते। जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको हमने केवल 20,000 शेयर दिए। 30 इनको दे दिए, 20 इनको दे दिए, टोटल कितने हो गए? 50, और बाकी क्या बच गए? कुछ नहीं। लेकिन इधर देखो 30,000 इनकी एप्लीकेशन थी, 60 इनकी थी, एप्लीकेशन कितनी होगी? 90, और 10,000 वालों को हमने कुछ नहीं दिया, सॉरी बोल दिया। तो बेटा जिनको सॉरी बोल दोगे उनका पैसा तो आपको लौटाना पड़ेगा। उनके घर ये लेटर थोड़ा भेजोगे, भाई साहब सॉरी हम तो शेयर नहीं दे सकते, पर आपके जो 10,000 शेयर पे 30,000 आए हमने आपके पड़ोसी के खाते में डाल दिए, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उनका पैसा तो लौटाना पड़ेगा। अच्छा, इन लोगों का कोई फालतू पैसा आया है? क्योंकि इन्होंने जब 30,000 मांगे होंगे तो 30 या 90,000 भेजे होंगे, और हमने इनको 30,000 ही शेयर दे दिया, तो इनके 30 या 90,000 हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो 60,000 वाले हैं, ये है कहानी, ये है प्रोरेटा अलॉटमेंट, आनुपातिक आवंटन। दिस इज, क्या तुमने अंतर किया कि नहीं किया? पक्षपात किया?
30 वालों को फुल दिया, 60 वाले को 20 दिया, 10 वाले को कुछ नहीं दिया, पक्षपात करा, यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैटेगरी बना दी है, ये कैटेगरी, इसके अंदर पक्षपात नहीं होगा। अगर 60 वालों को 20 दिया है, इसका मतलब है हर 3 वाले को 1 दिया है। देखो 20 दिया 60, जिसने 3 शेयर मांगे उसे 1 शेयर, जिसने 3 मांगे उसको 1 शेयर। तो अब इस ग्रुप में ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जिसको पूरे शेयर दे दो। अगर देने ही थे तो उसको ऊपर की ग्रुप में डालो। यस। और ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने 3 मांगे और उसको, जिसने 2 मांगे और उसको ही दे दिया हो 1 शेयर। नहीं, हर 3 वाले को 1 मिलेगा। प्रत्येक 3 अंश के आवेदक को 1 अंश मिलेगा। प्रत्येक 3 अंश के आवेदक को 1 अंश मिलेगा। यहां पर पक्षपात नहीं होगा। पक्षपात जो बड़ा होना था हो गया, लेकिन अगर ग्रुप बना दिया, ऐसा भी हो सकता है एक ग्रुप और बना दो, पर वो अब तो बनेगा नहीं, फिर तो इसमें से करना पड़ेगा मुझे कहीं कटौती। जैसे 30 है तो 40 कर देता। तो कहने का मतलब है अगर कोई ग्रुप बन गया तो ठीक है, लेकिन अगर अलग ग्रुप बना दो तो उसके साथ कुछ और कर सकते हो। पर यदि कोई एक ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप के साथ तो सेम व्यवहार होगा। अगर इसमें नत्थु, फत्तू और सत्तू 3 व्यक्ति हैं तो तीनों को समान रूप से शेयर मिलेंगे। जितने जिसने मांगे होंगे हर 3 की जगह 1, हर 3 की जगह 1। ये है आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्लियर है? अब रही बात, जैसे इनका पैसा देखे कितना फालतू है। 60 का 20, 60,000 को 20,000 शेयर दिए। इन्होंने पैसे कितने भेजे होंगे? 60 या 1,80,000। कितना भेजा होगा? 1,80,000। उसमें से पैसा कितना रख लोगे? 20 या 60,000 रख लोगे। तो बाकी इनका 1,20,000 एक्सेस है, फालतू पैसा है, एक्सेस अमाउंट। ये क्या करें? इसमें से आप अलॉटमेंट का रख सकते हैं, फॉर अलॉटमेंट। किसकी अलॉटमेंट? सबके अलॉटमेंट के लिए रखें? नहीं भाई, इसी ग्रुप की और इसी व्यक्ति की, इसी ग्रुप की इसी व्यक्ति के लिए रख सकते हैं। तो देखिए बेटा, कल को इनसे जब आप 20 दूनी 40,000 मांगोगे या 60 दूनी 1 20 मांगोगे, आप कैसे 60 दूनी 1 20 मांग लोगे? जब शेयर ही 20,000 दिए हैं तो आगे तो 20 ही के पैसे मांगोगे। कोई प्रॉपर्टी जैसे हुड्डा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो प्लॉट के लिए कहती है एप्लीकेशन लगाओ। अब किसी ने 5 एप्लीकेशन के लिए पैसे दे दिए और हुड्डा ने केवल उसे एक ही प्लॉट अलॉट किया, तो फिर वो आगे पैसे एक ही प्लॉट के तो मांग सकती है, यूं थोड़ा कि 5 के मांगेंगे। इसी तरह से 20,000 शेयर दिए तो हम कहेंगे 20 दूनी 40,000 रुपये। तो इनका 20 दूनी 40,000 यहाँ कट गया, फिर कितना बच गया? 80,000। फिर एक्सेस बच गया, एक्सेस। अब ये 80,000 का क्या करें? अब सवाल आता है, अगर क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हो, ये क्लियर कट समझे, साफ लिखा है कि जो एक्सेस मनी है, ये तो नहीं, ये वाला पीछे नहीं, पीछे अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया, इसके लिए तो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कॉल्स के लिए पैसा बच गया, ये पैसा अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसको हम कॉल्स में यूज कर सकते हैं, कंपनी के परिविवरण में जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया उसमें लिखा था कि यदि पालतू पैसा आया तो हम उसे कॉल्स के लिए रखेंगे, तो आपका मन करे तो अप्लाई कर लो, ना करे तो मत करो। क्लियर? तब तो ठीक है। लेकिन अगर स्पष्ट नहीं लिखा है तो ऐसे में ये पैसा आपको उन्हें वापस देना होगा। कितना फालतू आया था? 180। लेकिन 180 वापस नहीं देंगे। अलॉटमेंट के लिए पैसा ये जो क्या है, 180 फालतू नहीं आता। 180 में से 60,000 तो उसी का हो गया था। ये तो एप्लीकेशन मनी था, एप्लीकेशन मनी फॉर 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स का था। 60 तो ये रख लोगे, 40,000 अलॉटमेंट का रख लोगे, ये दो तो आप रख सकते हो। इससे आगे का पैसा यदि क्वेश्चन कहे तो रखना है, नहीं तो वापस दे देना है अलॉटमेंट के बाद। ठीक है बच्चे? अब मान लेता हूं मैं क्वेश्चन में कहता है कि रखना है जी, जब भी तो क्वेश्चन बनेगा, तो रखना है, तो ये 80,000 है। अभी 80,000 कैसे रखेंगे? 20,000 शेयर्स के लिए रखा जाएगा, और 20,000 या 60,000, 60,000 इनका फर्स्ट कॉल में यूज हो जाएगा। यूज फॉर फर्स्ट कॉल, यूज फॉर फर्स्ट कॉल,
फर्स्ट कॉल में यूज हो जाएगा। फिर 20,000 इनका बच जाएगा और 20 का 20 यूज फॉर सेकेंड कॉल, तो इनका 20,000 सेकेंड कॉल। अब क्योंकि कितना फालतू था यहाँ पे 80 एक्सेस था, तो 80 का 80 यूं निकलेंगे, 40 इसके लिए रखो, 40 पहले इस कॉल का पूरा करोगे तो 20 या 60,000 इनका यहाँ के लिए रखोगे, फिर बच गया 20, तो 20 दूनी ये सॉरी 20 ही, वैसे तो 20 दूनी 40 चाहिए था, पर उसके पास तो 20 ही फालतू था, तो 20 ही रख लेंगे, तो आगे 0 हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पर 20 की बजाय उनके पास 50,000 होता फालतू। बाय द वे मतलब करते 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 आते हमारे पास 50,000 फालतू होता है, तो हम कितना रख सकते थे? फिर हम 40,000 रख सकते थे, फिर 10,000 आपको रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न, और वो भी अभी करना पड़ेगा अलॉटमेंट के टाइम पे। तो इसका मतलब सारा हिसाब किताब लगा लेंगे, इतना यहाँ काम आ जाएगा, इतना यहाँ काम आ जाएगा, इतना यहाँ काम आ जाएगा, फालतू बच गया तो उसका लौटा देंगे। अब ये नहीं है कि जी अब भी फालतू है तो अब तो दे दे पड़ोसी को, ये 30,000 वाले को दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये था ओवर सब्सक्रिप्शन का यूज, समझ में आ गया? एक सेकेंड में रिवीजन करा देता हूँ। कंपनी यहाँ पर जिसको चाहे कितने शेयर दे सकती है, कोई ग्रुप बना सकती है, लेकिन जो ग्रुप बना दिया उस ग्रुप में सेम व्यवहार होगा। 30 वाले को 30 मिला है मतलब सबके साथ सेम व्यवहार, 60 वाले को 20 मिला है मतलब हर एक को 3 में से एक, 3 में से एक, और 10 वाले को कुछ नहीं दिया, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा फिर उसको शेयर दिया जाएगा। जिनको शेयर नहीं देंगे उनका पैसा वापस लौटा देंगे, जिन्हें कम शेयर दिए गए उनका पैसा फालतू है, उसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है, दिस इज प्रोरेटा अलॉटमेंट। यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट यूज होगा, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार करो, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक के लिए हो गया वो तो ठीक है, अगर उससे फालतू बच गया तो यदि क्वेश्चन कहता है तब ही आगे के लिए रखेंगे, यदि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कहता या मना कर देता है, तो ऐसे में उनका पैसा लौटाया जाएगा। और अगर कहता है रख लो तो रख लो, तो रखेंगे कैसे? फर्स्ट कॉल का रखेंगे, पहले फर्स्ट कॉल का पूरा, और तब अगर फालतू बचा तो सेकंड कॉल का, और बाय दियो उससे भी ज्यादा बच गया तो फिर उनका उल्टा लौटा देंगे। ठीक है बेटे, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वही बात है, नियम है, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, ना तो जल्दी जल्दी भागना है ना इसको छोड़ना है, और अगर ऐसे करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, तो गारंटीड है कि आपको सही समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक आपके पकड़ में आ जाएगा। और बच्चे +2 में तो आएगा ही आएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर में भी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ये टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर में फिर आने वाला है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।